हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 यानी केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगति का लेक्चर पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 8। जी हाँ गाइज, लेक्चर नंबर 8 इस वीडियो में हम कवर करेंगे और यह इस लेसन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आप लोग देख सकते हो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है, अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ठीक है, और सेकेंड हम लोग का टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव, कि कोई अभिक्रिया है उस पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का थर्ड टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट सिद्धांत क्या है, और चौथा टॉपिक संघट आवृत्ति क्या है। इन चारों चीजों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इनमें से एक टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, तो सो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगी, लाइक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर। उसके अलावा वहाँ पे आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वहाँ से नोट्स बाई करना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि इस समय ऑफर चल रहा है क्लास 12 का मात्र 399 रुपये में सारे सब्जेक्ट का। जी हाँ गाइस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट का एकदम बेस्ट क्वालिटी में यूट्यूब का नंबर 1 नोट्स वहीं पे मिल जाएगा। तो आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूं और हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक को समझते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया वेग की ताप की निर्भरता में जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, ताप बढ़ने पर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि ताप बढ़ने पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो अभिक्रिया वेग होता है, ठीक है, जो अभिक्रिया वेग होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर यानी टेम्परेचर बढ़ने पर अभिक्रिया वेग में भी वृद्धि होती है। और अभिक्रिया वेग में वृद्धि होने का मतलब कि वेग स्थिरांक जो k है उसमें भी वृद्धि होगी। क्लियर है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ने पे वेग में भी वृद्धि होती है और अभिक्रिया जो वेग स्थिरांक होता है उसमें भी वृद्धि होती है। क्लियर है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता में ये फर्स्ट आप लोग का टॉपिक है। इस चीज को केवल याद रखना होता है, बहुविकल्पीय में या 1 नंबर में या 2 नंबर में इस तरह से पूछ देता है कि अभिक्रिया वेग क्या ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आप देखिए, आर्रेनियस ने, ठीक है, वेग स्थिरांक के और परम ताप के बीच एक संबंध स्थापित किया। सेकेंड इसका टॉपिक है। ठीक है, जो आर्रेनियस वैज्ञानिक, अभी हमने पीछा देखा आर्रेनियस, ठीक है, आर्रेनियस, ठीक है, जो आर्रेनियस वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, आर्रेनियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है, यहीं पे आप हो जाएगा। ठीक है, आर्रेनियस जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने जो वेग स्थिरांक, ठीक है, हम लोग का वेग स्थिरांक k है, ठीक है, और परम ताप, इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया। ठीक है, और उससे जिसके अनुसार ताप में जो वृद्धि है, ठीक है, ताप में वृद्धि, ठीक है, ताप में वृद्धि से वेग स्थिरांक जो होता है, ठीक है, ताप में वृद्धि से जो हम लोग का वेग स्थिरांक होता है उसमें चरघातांकीय वृद्धि होती है। शायद यहाँ आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, इस सारी चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ जिससे कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए आर्रेनियस ने वेग स्थिरांक k, ठीक है, वेग स्थिरांक k और परम ताप के बीच एक संबंध निकाला। ठीक है, परम ताप के मध्य एक संबंध स्थापित किया और उस संबंध के अनुसार जो ताप में वृद्धि होती है, ठीक है, ताप में वृद्धि से जो वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, उसमें चरघातांकीय वृद्धि होती है। उसमें क्या होती है, चरघातांकीय वृद्धि होती है। अब चरघातांकीय वृद्धि का मतलब क्या है, चलिए इस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि चरघातांकीय वृद्धि कहने का मतलब क्या है ये। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, और वह संबंध, ठीक है, वह संबंध कुछ इस प्रकार होता है k इक्वल टू, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, k इक्वल टू, ठीक है, e घाते माइनस EA, ठीक है, EA/RT, ठीक है, ये कुछ संबंध होता है। ठीक है, आर्रेनियस के अनुसार इन्होंने निकाला था किसके किसके बीच, वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य यह संबंध निकाला था आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने। ये अपनी बुक में आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
जहाँ पे जो हम लोग का यह के है, इन सारी चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, ठीक है। ओके, जहाँ पे जो आप लोग का यह के है, ठीक है, यहाँ पे यह जो के है, ठीक है, के यहाँ पे क्या है, वेग स्थिरांक है, क्लियर है। यहाँ पे जो आप लोग का ए है, ठीक है, ए जो है ये पूर्वोच्चर घातांकी है, ठीक है, पूर्वोच्चर घातांकी गुणांक, या इसको ए को हम आवृत्ति गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। और जो आपका ये ऊपर माइनस ई ए लिख रहा है, माइनस तो वो माइनस छोड़िए, ई ए, ठीक है, जो ई ए है वो ई ए सक्रियण, ठीक है, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, सक्रियण ऊर्जा को। क्लियर है आपको चीज? ये सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। और जो यहाँ आर है आप लोग का, जो आर है, आर वो प्रदर्शित कर रहा है आप लोग का गैस नियतांक को, ठीक है, गैस नियतांक को, ठीक है, गैस नियतांक को। और इसका एक निश्चित मान होता है। आई होप आप लोग जानते होंगे, पीछे के लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये गैस नियतांक को निरूपित करता है और इसका एक निश्चित मान होता है 8.3, ठीक है, 8.314। क्लियर है ये चीज आपको? और जो टी है वो तो जानते ही आप लोग का, टी टेम्परेचर, ताप है, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको सारी चीज़ें मालूम चल गई होंगी कि क्या है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आगे की चीज़ें समझाने में अच्छा रहे, ठीक है। इस चीज़ को मैं डिलीट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए इसी को, ये जो संबंध है परमताप और वेग स्थिरांक के बीच, इसी को डिराइव करने पर, ठीक है, इसी को हम डिराइव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक अंत में फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल सीधे सीधे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। आप फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन इसका काफ़ी बड़ा है। समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन समझने में कोई मतलब समझिए कि एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। फार्मूले पे क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। तो फिर डेरिवेशन करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा उत्सुक है करने के, ठीक है, तो आप हमारा अगर नोट्स लिए होंगे तो उसमें हमने डेरिवेशन एकदम अच्छे से इसका किया हुआ है। आप एक एक चीज़ें हमने वहाँ डिनोट किया हुआ है कि मतलब अगला ये टॉपिक, अगली लाइन कैसे आई, ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिएगा अगर आप हमारा नोट्स लिए हैं, ठीक है। तो और वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि क्या यहाँ पे कैसे ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस चीज़ को, इसको दोनों प्राकृतिक लघुगणक लेकर इस चीज़ को डिराइव किया गया। और डिराइव करने के बाद, ठीक है, अंत में फार्मूला निकल कर आता है कि log K2, ठीक है, log K2 बटा K1, ठीक है, log K2 बटा K1 इक्वल टू log K2 बटा K1 इक्वल टू EA, ठीक है, EA बटा में 2.303, ठीक है, 303 R, और पोस्ट में आपका आता है T2 माइनस T1 बटा में T1 इंटू T2, ठीक है। यह फार्मूला निकल कर आता है इन इंड, ठीक है, अंत में आपको यही फार्मूला निकल कर आता है इस चीज़ को डिराइव करने के बाद, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो फार्मूला है आप इसको इम्पॉर्टेंट एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बटा 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2, ठीक है। अब देखिए इस पे आप इस पे उदाहरण देख सकते हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। शायद उदाहरण नंबर मुझे पता नहीं कि कितना नंबर है, ठीक है, आप अपनी बुक में देखिएगा। शायद उदाहरण नंबर 4.1 है, ठीक है, हाँ 4.1, उदाहरण नंबर 4.1 अपनी NCERT की बुक में देखिएगा। उसमें इस ये जो फार्मूला है इससे रिलेटेड उदाहरण दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फार्मूला है, इससे जो उदाहरण है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको बता भी दूंगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को याद रखिए। और देखिए log K2 बाई K1 है, इसको हम log K2 माइनस log K1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि log m बाई n का फार्मूले के रूप में इसको विस्तृत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभिक्रिया वे किताब पर जो निर्भरता है एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए जो सेकेंड टॉपिक है अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं ये जो चीज़ें अभी हमने पढ़ा इन सारी चीज़ों को हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस आ जाए हम लोग के पास। ओके, इस चीज़ को मैं डिलीट किया। ओके, अब चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ये जो हम लोग का टॉपिक है अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए कोई भी अभिक्रिया हो गई, मान लीजिए A से B, ये दोनों अभिकारक ये मिलकर AB उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है।
तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है? देखिए उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्प्रेरक जो इस अभिक्रिया को बढ़ा देगा और एक वो होता है जो इस अभिक्रिया को घटा देगा। तो उत्प्रेरक का यही प्रभाव होता है, अभिक्रिया को बढ़ाना घटाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, उत्प्रेरक के प्रभाव को, ठीक है, क्योंकि ये तो आप छोटी कक्षाओं से जानते ही आ रहे हो, ठीक है। हम अभिक्रिया वेग के मतलब रिलेटेड हम इस चीज़ को समझेंगे थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा उत्प्रेरक की डिफिनीशन ले लेते हैं, क्योंकि अगले लेसन में भी हम अब उत्प्रेरक एक काफ़ी विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो उसका डिफिनीशन की जरूरत होगा। तो उत्प्रेरक क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ, आप ध्यान दीजिए, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ठीक है। अभिक्रिया के वेग मतलब ये जो अभिक्रिया मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, इसको मतलब इसके टाइम को कि तो अधिक कर देगा कि तो कम कर देगा, ठीक है। यानी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब कि तो कम कर देगा कि तो अधिक कर देगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम उत्प्रेरक बोलते हैं। क्लियर है आपको चीज़ को? क्लियर है आपको सारी चीज़ यहाँ पे? तो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है पर स्वयं, और देखिए वह स्वयं इस अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेता है, ठीक है, पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो क्या कहलाता है? वही आपका उत्प्रेरक होता है, वही आपका उत्प्रेरक कहलाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे उत्प्रेरक के बारे में क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए क्या करता है कि एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है तथा सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। ये मेरे कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ा यहाँ पे इस चीज़ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोग का ए और बी, ये दोनों मिलकर, ठीक है, हम लोग के उत्पाद ए बी बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आर्रेनियस के सिद्धांत में हमने पढ़ा था, ठीक है। आर्रेनियस जब हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी, नहीं हमने छद्म कोटम नहीं, उसके बाद हम सक्रिय ऊर्जा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा में हमने ये देखा था कि ये जो अभिकारक हैं, ठीक है, आपस में टक्कर करते हैं, ठीक है। आपस में टक्कर, अभिक्रिया कब होती है? जब ये अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं, ठीक है। और टक्कर के फलस्वरूप तुरंत उत्पाद में नहीं परिवर्तित होते, इस उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले, ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, जो क्या रहता है? जो अल्प समय, काफ़ी कम समय के लिए रहता है, उसके बाद ये अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ये हम पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आई होप अगर आप मन से पिछले लेक्चर कुछ देखे होंगे तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो उत्पाद बनने से पहले मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो ये जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का अगर इसी में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी यहाँ पे उत्प्रेरक यूज कर ले तो वो क्या करता है कि इस मध्यवर्ती का जो मतलब निर्माण हो रहा है इसको कि तो नहीं करने देता है, कि तो काफ़ी कम करने मतलब कम कर देता है, पहले की अपेक्षा कम कर देता है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कम कर देता है और सीधे सीधे यह एक उत्पाद बनने में एक सीधा सीधा रास्ता, यानी सीधा पथ प्रदान कर देता है। क्या? उत्प्रेरक। क्लियर है यहाँ चीज़? तो चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं आगे की चीज़, ठीक है। यहाँ मैं इसको डिलीट कर लिया, ओके। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार मैं और इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है। वैकल्पिक पथ कहने का मतलब वही बीच का जो हम लोग का वो एक सर्कुल बनता है ना, उसको वो खत्म कर देता है, मध्यवर्ती को खत्म कर देता है, ठीक है, और सीधे उत्पाद में, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? तथा सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, और सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, ठीक है। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, इसका कहने का क्या मतलब, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ए और बी ये दोनों हमारे मिलकर मान लीजिए ए बी बनाए, ठीक है। ए बी हम लोग के बना लिए उत्पाद। तो देखिए इस उत्पाद बनाने से पहले ए और बी पहले आपस में टक्कर करेंगे, टक्कर करने के फलस्वरूप एक मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे, और इसी मध्यवर्ती के निर्माण में जो समय लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी समय लगता है बोल रहा हूँ, ठीक है। इस मध्यवर्ती के निर्माण में ऊर्जा लगती है, और वही ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। हमने ये पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और यहाँ जब हम उत्प्रेरक का यूज कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे मतलब मध्यवर्ती का की तो निर्माण ही नहीं होता है, कि तो काफ़ी कम समय के लिए होता है, मतलब पहले की अपेक्षा, ठीक है, और सीधे ये जो अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए सक्रिय ऊर्जा को यह क्या कर देता है? उत्प्रेरक कम कर देता है। पहले की अपेक्षा सक्रिय अगर हम मतलब अभिकारक का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस मध्यवर्ती को नहीं बनने देगा, और मध्यवर्ती को नहीं बनने देगा या काफ़ी कम बनने देगा तो ऊर्जा भी कम लगेगी, और ऊर्जा कम लगेगी, इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा भी कम होगा,
आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो उत्प्रेरक क्या प्रभाव डालता है अभिक्रिया पे, उसकी सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि जो उत्प्रेरक है वह सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है। ये चीज क्लियर है। चलिए इस चीज को एक ग्राफ है उस माध्यम से समझ लेते हैं। एक ग्राफ में ओके गैलरी से लेने का प्रयास करता हूँ, इससे रिलेटेड मैं ग्राफ बनाया था, शायद यहाँ पे ओके रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट, इसको हम देखते हैं। अभी मैं इमेज को इंपोर्ट करता हूँ गैलरी से, वेट करिए थोड़ा, ये शायद गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कुछ चीज़। ओके गाइज, चलिए मैं फिगर बनाकर ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इमेज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक देखिए एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ इस चीज़ की मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये मान लीजिए हम लोग का रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। उत्पाद यानी मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह, आप अपनी बुक में भी इस ग्राफ को देख सकते हैं, इस तरह होता है, ठीक है। यह क्या होता है, यह आपका होता है, ये जो ये वाला ग्राफ है, ये उत्प्रेरक की, ठीक है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ठीक है, क्या होता है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा है, ठीक है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा है। और ये जो छोटा वाला ग्राफ है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा है, ठीक है। ये ऐसा मतलब फिगर हो सकता है आपकी बुक में बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ यह प्रदर्शित कर रहा है कि उत्प्रेरक जो अगर अनुपस्थित है, ठीक है, उत्प्रेरक अगर अनुपस्थित है तो उसकी जो सक्रिय ऊर्जा होगी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। और जब उत्प्रेरक उसी में हम मिला देंगे, ठीक है, तब क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। उत्प्रेरक हम अगर किसी अभिक्रिया मिलाते हैं तो उसकी जो सक्रिय ऊर्जा है, ये जो चीज़, इसको मतलब कम कर देता है उत्प्रेरक। ये ग्राफ इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपकी बुक में ये ग्राफ होगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इस चीज़ को मैं इरेज कर लिया। अब अगला हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव, इतना ही चीज़ है और कोई इसमें नहीं है। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत, कि रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत क्या है। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, केवल कुछ डिफिनीशन पढ़नी है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के संगत सिद्धांत में भी, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत क्या है। देखिए आर्रेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, ये तो हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आर्रेनियस के सिद्धांत के आधार पर जो ट्राउजन एक वैज्ञानिक थे आपके, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ट्राउजन नहीं, ट्राउटज और क्लार्क नहीं, लुइस, ठीक है। ये दो आपके वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिक ने, ठीक है, क्या किया कि आर्रेनियस के सिद्धांत के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। आर्रेनियस का जो सिद्धांत था उसी के आधार पर, आर्रेनियस का सिद्धांत क्या था कि जब अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं तो उस टक्कर के फलस्वरूप ये पहले एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और उसके बाद उत्पाद बनाते हैं। ये आर्रेनियस का सिद्धांत था, ठीक है। तो इसी सिद्धांत के आधार पे ये ठीक है, ये ट्राउटज, ठीक है, और लुइस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के संगत का सिद्धांत कहते हैं। और इसमें क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के, ये जो अभिकारक के जो अणु थे ए और बी या जो भी हो अणु, ठीक है, उनको एक गोले के समान माना गया था, ठीक है। क्या माना गया था, एक गोले के समान माना गया था। यही आपका रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत है। बस इतना लिख देंगे, आपको एग्जाम में मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क में कि रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत क्या है। तो देखिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए आर्रेनियस के सिद्धांत के आधार पर ट्राउटज व लुइस, ठीक है, वह लुइस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे संगत सिद्धांत कहते हैं या जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के अणुओं को ठोस गोलों के रूप में, ठीक है, ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। बस इतना आप लोग लिख दोगे, रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत यही है, आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं
संघट आवृत्ति कि संघट आवृत्ति क्या होती है, उससे पहले इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ। 1 मिनट, इन सारी चीज़ों को इरेज हम लोग कर लेते हैं। ओह सॉरी, 1 मिनट, ये हम लोग का ये हो गया, ओके, ये हम लोग का डिलीट। ओके, अब चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत की रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम मतलब अगर सीधे सीधे डिफिनीशन दे तो आपकी सीधे सीधे बुक में ही संगत आवृत्ति का डिफिनीशन लिखा है कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगत यानी टक्कर को संगत आवृत्ति कहा जाता है। मतलब देखिए क्या कह रहा है, मतलब क्या है, देखिए जब ए और बी ये दोनों अभिक्रिया कर कर हम लोग मान लीजिए उत्पाद ए बी बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ए और बी क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, तो देखिए ये ए और बी जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसी को बोल दिया है क्या, अभिक्रिया मिश्रण। ठीक है, इन दोनों को एक में मिलाएंगे मतलब एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसी को अभिक्रिया मिश्रण बोल दिया। ठीक है, तो अभिक्रिया मिश्रण में, ठीक है, या अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई मतलब एक इकाई आयतन में, ठीक है, एक इकाई आयतन में 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में इन दोनों में, ठीक है, कितना टक्कर हो रहा है, उसी टक्कर को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संघट आवृत्ति। संघट यानी टक्कर, यानी वही टक्कर आवृत्ति बोली या संघट आवृत्ति, उसी को हम क्या बोलते हैं, संघट आवृत्ति बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं और डिफिनीशन पढ़ देता हूँ। अभिक्रिया मिश्रण में, ठीक है, अभिक्रिया मिश्रण में, ठीक है, या अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में 1 सेकंड में जितनी टक्कर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संघट आवृत्ति बोलते हैं। यही संघट आवृत्ति की सामान्य डिफिनीशन है। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं और अच्छे से पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ समझते हैं। देखिए संघट आवृत्ति क्या है, देखिए एक बार और ध्यान से देखिए। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट यानी वही टक्कर को संघट आवृत्ति कहा जाता है या कहते हैं। और संघट आवृत्ति को आप ध्यान रखिएगा, जेड और नीचे इस तरह ए बी इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए इसके मतलब अभिक्रिया जो स्थिरांक है हम लोग का वेग स्थिरांक के और इस संघट आवृत्ति इसके बीच एक संबंध निकाला गया। ठीक है, वो संबंध क्या था, के इक्वल टू जेड ए बी। ठीक है, ये जेड ए बी इस तरह, ठीक है, इंटू ई घाते माइनस ई ए स्लैश आर टी, यह संबंध निकाला गया। यह एक तरह से यह एक फार्मूला है। आप इस फार्मूले को एक तरह से मैं बोलूँगा इसको याद कर लो। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, यही संबंध निकाला गया। ठीक है, संघट आवृत्ति के अनुसार के इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई घाते माइनस ई ए स्लैश आर टी, जहाँ आप जानते हो के क्या है, के आपका वेग स्थिरांक है, जो ये जेड ए बी है आपका संघट आवृत्ति है। ठीक है, और जो ये ई ए है ये सक्रिय ऊर्जा है, आर आपका गैस नियतांक है और टी आपका टेम्परेचर है, ताप है। क्लियर है आपको चीज़। लेकिन देखिए यहाँ पे बाद में देखा गया कि ये जो ये फार्मूला है, ठीक है, केवल सरल अभिक्रियाओं के लिए, केवल क्या है, सरल मतलब जो आसान अभिक्रियाएं हैं उन्हीं के लिए यह चीज़ संभव है। ठीक है, उन्हीं चीज़ के लिए यह संभव है। जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उन चीज़ के लिए यह संभव नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए यह फार्मूला मतलब ठीक नहीं है, मतलब उस पर यह मतलब काम ही नहीं करता है अच्छे से। तो उसमें इस फार्मूले में संशोधन कर कर फिर एक नया फार्मूला निकाला गया। ठीक है, और यहाँ ठीक है वह नया फार्मूला क्या था उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वह नया हम लोग का फार्मूला था के इक्वल टू, यहाँ जेड से पहले हम लोग का यहाँ एक पी टाइप का चीज़ आ गया, जिसको हम इस पी को हम क्या बोलते हैं, इस पी को हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, त्रिविम कारक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस त्रिविम कारक। ठीक है, त्रिविम कारक या फिर इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रायिकता गुणांक। ठीक है, प्रायिकता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, और इंटू ये जो चीज़ है आगे उसको उसी तरह रखते देते हैं हम, जेड ए बी इंटू ई घाते माइनस ई ए स्लैश आर टी। ठीक है, केवल यह एक पी ये प्रायिकता गुणांक ला दिया गया और यह जटिल अभिक्रियाओं के लिए यह फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो बस यही था इस लेक्चर में। हमने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव, रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट सिद्धांत और संघट आवृत्ति, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से
हम पढ़ लिए और आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, तो बस रहने देते इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे, हो सकता है अगली वीडियो में इसका न्यूमेरिकल लेकर या फिर अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो बस थैंक यू।